जब तक ये तय न कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग एक सुरक्षित जगह पर हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। ये मास्क ही इस समय हमारा कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से बस कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का ऐलान करेंगे और इसके लिए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। योगी सरकार 2030 तक के लिए तैयार की गई इस नई जनसंख्या नीति के जरिए आबादी की रफ्तार पर नियंत्रण करने के उपायों का ऐलान कर सकती है। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस नई जनसंख्या नीति को वक्त की जरूरत बताया है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है, जो एक प्रकार से हम कहते हैं जनसंख्या एक्सप्लोजन का और विस्फोट जो होता है, क्योंकि जितने आपकी जनसंख्या बढ़ती है उतना ही दबाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर जगह वो पड़ता है, तो उतना फिर वो पैसा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सबको उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है उस कानून का पालन करना चाहिए। जनसंख्या नीति के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए इसका मकसद बताने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस कार्यक्रम से ठीक पहले। और अजीत हमारे सहयोगी हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। अजीत, क्या सबसे बड़ी वजह यूपी सरकार की ओर से बताई गई है इस नई जनसंख्या नीति के बारे में? देखिए, बिल्कुल किसी देश और प्रदेश को तरक्की के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि जनसंख्या कंट्रोल करना, और लगातार सरकार इस बात को कहती रही है कि जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन, इसमें कम से कम बैलेंस बना होना चाहिए, तभी देश की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है प्रदेश की, वो बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में सीएम ने पहले से ही प्रति व्यक्ति और प्रति जिले की जीडीपी, अब तक होता था कि देश और प्रदेश की जीडीपी आती थी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति और प्रति जिले की भी जीडीपी तय कर दी जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उन्होंने लागू किया, यहाँ पर की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू की। अब जनसंख्या नीति को लागू करने जा रहे हैं। आज 2021 से लेकर 2030 की जनसंख्या नीति के बुकलेट का वो विमोचन करेंगे। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बिंदु बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को अगर एक संतान होगी तो ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कानून लागू होने के 1 साल बाद अगर आप उल्लंघन करेंगे तो जितना भी हो, चाहे सरकारी आवास योजना हो, सरकारी लोन हो, ये सब चीजें आपसे वापस ले ली जाएंगी। तो आज चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस है, लिहाजा मुख्यमंत्री इसको लेकर नीति का एक ऐलान करेंगे, क्योंकि आज से अच्छा कोई दिन नहीं था और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पहले ट्वीट किया, इसके बाद अब वो इस नीति का विमोचन करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ ही मिनटों में आपको तस्वीरें मिलने लगेगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद इस नीति का शुभारंभ करेंगे और जनसंख्या पखवाड़े का शुरुआत करेंगे। तो किसी भी प्रदेश को आर्थिक आधार पर, जनसंख्या आधार पर बैलेंस तभी बनाया जाता है जब उसका संसाधन और जनसंख्या के दोनों का बैलेंस बना रहता है, कहीं संतुलन बिगड़े ना, इसके लिए ये नीति लाना जरूरी है। और सरकार बकायदा 19 जुलाई तक राय मांगी गई है स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से। उसके बाद इस पर पूरा मसौदा तैयार होगा, कैबिनेट में जाएगा और फिर अगले जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें अध्यादेश पारित किया जाएगा। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में लागू होगा। लेकिन चूंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है तो मुख्यमंत्री की तरफ से आज से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कैसे हम जनसंख्या नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे, हमारा मास्टर प्लान क्या है, इसमें हम किन किन चीजों को रख सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे। नीति आने से पहले लोगों के मन में एक माहौल बनाएंगे कि हमको इस नीति पर काम करना, अगर आगे बढ़ना है। क्योंकि 2 बच्चे होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बना पाएंगे, सरकार के मंत्री ने खुद कहा कि 8 बच्चे होंगे तो हमें पंचर बनवाना पड़ेगा, हमें उन्हें फावड़ा चलवाना पड़ेगा। तो इस दिशा में सरकार काम करेगी। हालांकि विपक्ष इस बात का आरोप प्रशांत लगातार रहा है कि ये धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मौलाना हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने, सिद्धू ओवैसी की पार्टी हो, सबने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन में बैलेंस बनाना है, तभी हम देश की तरक्की कर पाएंगे। मोहसिन रजा ने तो यहां तक कह दिया कि टोपी से अब टाई की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हाथ में हमारे कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो ये एक दिशा में बड़ा कदम आज मुख्यमंत्री उठाने जा रहे हैं, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम
जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नई जनसंख्या नीति का प्रदेश के लिए ऐलान करने वाले हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि इसमें लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, लोग भी अपनी राय दें। वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया, 19 तारीख तक लोग भी अपनी राय इसमें शामिल करवा सकते हैं। लेकिन अजीत, विपक्षी दलों की क्या राय सामने आ रही है? देखिए, विपक्षी दलों की अगर बात करें तो एक एक कर हम तीनों दलों की बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार सीधे मसौदा ना लाए, सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए, दलों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और सबके विचार विमर्श के बाद इस नीति पर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसको दूसरी तरफ से लेती है। उसका कहना है कि ये जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी नियंत्रण को करके, कभी जनसंख्या नियंत्रण, कभी लव जिहाद, उसको कहीं न कहीं दिशा से भटकाने की कोशिश करती है। वो अपराध नियंत्रण की बात नहीं करती। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात को कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको सियासी जमीन तलाशती है, तो सारे दल सरकार का विरोध कर रहे हैं। और वैसे भी जब उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो विपक्षी दल छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो उसको उठाते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा वो किया जाएगा। और उसी का परिणाम लव जिहाद कानून था और उसी को लेकर अब ये जनसंख्या नीति भी वो लाने जा रहे हैं। जी, लेकिन आज से पखवाड़ा भी शुरू होने वाला है, उसकी क्या रणनीति है, किस मकसद से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है आज अजीत? देखिए, बिल्कुल विश्व जनसंख्या दिवस है तो पखवाड़ा, जनसंख्या नीति पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा। हर जिले में वो चाहे अफसरान हो चाहे नेता हो, लोगों को जागरूक करेंगे और जनसंख्या नीति को लेकर क्या बेहतर हो सकता है, कितने कैसे इसको आगे लग सकते हैं, कैसे इसके लिए जागरूकता गांव-गांव से लेकर शहर तक इसको पहुंचाया जाए। तो बाकायदा एक मास्टर प्लान, एक खाका तैयार किया गया जिसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसीलिए सीएम खुद इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि लोग कम से कम जागरूक हो, क्योंकि वो शुरुआत करेंगे, वो एक मैसेज देंगे, बात करेंगे तो एक उसका बड़ा असर दिखेगा। प्रशांत जी, और तस्वीरें भी कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं खुद ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में जबकि इस नीति को जरूरत बताया जा रहा है, प्रदेश की जनता के हित के लिए इस नीति को बताया जा रहा है, क्या उनकी नीति है उसका खुद ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन अलग अलग तरह की राय भी इस पर आ रही है। सरकार की ओर से इस नीति के बारे में मुख्य बातें अजीत अब तक की क्या बताई गई है, ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर हो और वो समझ सकें कि ये किस तरह से राज्य और प्रदेश की जनता के हित में है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इसका फाइनल ड्राफ्ट चूंकि अभी तैयार नहीं हुआ, एक मसौदा तैयार हो रहा है जिसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं कि एक बच्चा होगा तो क्या होगा, 2 बच्चे होंगे तो क्या होगा, 2 से ज्यादा अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो क्या होगा। इन सब को लेकर ये मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसीलिए एक तिथि निर्धारित की गई है कि जो भी अपनी राय देना चाहे वो वेबसाइट पर, चिट्ठी के जरिए, मेल के जरिए वो स्टेट लॉ कमीशन को दे सकता है। लेकिन सरकार जो आज पखवाड़े की शुरुआत कर रही है, जनसंख्या नीति का जो बुकलेट का विमोचन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, उसमें इन्हीं सब का है कि भाई दो हम दो हमारे दो, देश को कैसे तरक्की करना और जनसंख्या नियंत्रण देश और प्रदेश के लिए जरूरी क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुख्यमंत्री शेयर करेंगे और बुकलेट के माध्यम से कि ये हमें करना क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा आ जाता, आर्थिक भार ज्यादा आ जाता, जो सिद्धार्थनाथ सिंह बता रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो इन सब को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है और एक एक बिंदु पर वो, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि चाहे कोविड का मामला हो, पोलियो को लेकर सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया था, जगह जगह पंपलेट बांटे गए, पोस्टर बांटे गए, जिलाधिकारी के स्तर से कार्यक्रम किए गए, पार्टी ने गांव-गांव कार्यक्रम किया। तो उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में भी पार्टी से लेकर सरकार तक, गांव से लेकर शहर तक हर जगह कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, इस माध्यम से उनकी राय भी लेंगे। तो इस एक हफ्ते के अंदर ये पता भी चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। तो एक बड़ा मकसद मुख्यमंत्री का ये भी है कि इस पखवाड़े के माध्यम से ज्यादा लोगों की मंशा और उनकी राय आ जाएगी, जिसे स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से फिर उस कानून में मेंशन किया जाएगा, जिसको बाद में प्रेजेंटेशन किया जाएगा, फिर कैबिनेट में लाया जाएगा, फिर अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश में इसे कानून के तौर पर लागू कर दिया जाएगा। प्रशांत जी, और ऐसे में जबकि जनसंख्या विस्फोट कई समस्याओं की जड़ भी है और इस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इसकी एक नीति आज हो सकती है जिसे सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में जबकि जनसंख्या के लिहाज से देश का ये एक बेहद अहम और बड़ा प्रदेश है, किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए और विकास में इससे मदद मिल सके, इसका अजीत क्या खाका होगा। आज जो सीधी बातें कही जाएगी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, क्या जनता को संदेश देने की भी कोशिश होगी कि कैसे ये जनहित में उठाया जा रहा है कदम और नीति होगी?
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री का इस पूरे कार्यक्रम में आना, उनकी तरफ से विमोचन करना बुकलेट का, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति का ऐलान करना, ये सब कुछ ये बताता है कि ये मैसेज देना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे से तरक्की करना, तो इन सबको आपको लागू करना। पूरा खाका आज प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री। और ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, मंच पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, लेकिन इस नीति के बारे में भी कहा जा रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम के बारे में मंच से क्या कहा जा रहा है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। इसके बारे में पिछले 6-8 महीने से हम लोग काफी दिनों से TSU से आग्रह करते हुए इसको बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप भी है, जिसके बारे में अभी अपर मुख्य सचिव ने आपको बताया भी है। इसके बारे में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे विश्व में। इसके लिए 1987 में इसको एक दिन घोषित किया गया था, इसी आधार पर कि उस समय ये लगा कि विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसको नियंत्रण करने के लिए एक जागरूकता के लिए एक पर्टिकुलर दिन को इसको निर्धारित किया जाए, जिसके कारण से 1987 में UNDP के माध्यम से इसको घोषित किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश में 23.4 करोड़ की जो अभी जनसंख्या है, जो हमारे भारत का 16% भाग है और ब्राजील के बराबर है, और उसका भी पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो उसका 2.8% उसका भागीदारी है आज हमारी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और ये जो पॉलिसी आज बनाई गई है, ये 2021 से लेकर 2030 का है, जिसमें सभी लोग के साथ बैठ के एक ऐसा नीति बनाया गया है जिससे हम अपने जागरूकता के साथ में अपने जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। एक ये बात आती है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके साथ जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, शहरीकरण भी होता है, पर्यावरण पर असर होता है, संसाधन पर भी असर होती है। इसलिए जितना जल्दी हम इसको कंट्रोल करें, और क्योंकि ये पूरा विश्व की बात है, भारत की बात है, और भारत की बात तो ऐसे भी है कि अगले 2027 तक अनुमानित है कि हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे। और उसी तरह हमारा जो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम पॉलिसी लाते हैं, तो हमारा अनुमान है कि लगभग कि अगर जनसंख्या इसी तरह तेजी से बढ़ती रही तो कुछ संसाधन तो सीमित हैं, इसीलिए दिक्कत बढ़ सकती है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से योगदान उत्तर प्रदेश का देखें तो हर छठा शख्स उत्तर प्रदेश का। ऐसे में क्यों सबसे खास इसे माना जा रहा है? अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात इसमें सामने रखेंगे इस नीति के विमोचन करते हुए, लेकिन क्यों सबसे अहम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में इस तरह की नीति को लागू करने की? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उत्तर प्रदेश के विकास की दर हो, उत्तर प्रदेश में सियासत की बात हो, सब कुछ उत्तर प्रदेश से देश में तय होता है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल को लेकर सबसे ज्यादा चूंकि पॉपुलेशन यहाँ है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि जनसंख्या पर हमको काम करना होगा। अब एक मौका भी आ गया है, उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इसके बारे में कुछ जो संक्षिप्त में वो बता रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बताएंगे कि उनकी नीति क्या और किस तरह से उत्तर प्रदेश को एक कदम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या और इसके साथ संसाधन और आर्थिक आधार, इन तीनों का बैलेंस बनाना होगा, तभी किसी देश प्रदेश की तरक्की होती है। प्रशांत, इसी दिशा में उत्तर प्रदेश का जो वित्त विभाग है, जो स्टेट लॉ कमीशन है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश को आगे ले जाना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के बाद जो एक सप्ताह का जो पखवाड़ा है, वो गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, जिले मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय, सब जगह जागरूकता अभियान फैलाया जाएगा, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे से उनको पढ़ाई करानी है, उनको तरक्की करानी है, समाज में स्टेब्लिश कराना है, तो जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी होगा। तो इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा रूपरेखा तैयार की गई है, बड़ी नीति तैयार की गई है। हालांकि इसका इंप्लीमेंट बाद में किया जाएगा, लेकिन चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज सीएम ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है अपने मुख्यमंत्री आवास पर, तो वो इसके बाकायदा इसकी जो रूपरेखा वो पूरा प्रस्तुत करेंगे कि हमारी नीतियां क्या और कैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे।
करेंगे, क्योंकि एक बच्चे से लेकर 2 बच्चे तक सरकारी सुविधाओं की, आर्थिक आधार पर संसाधनों की, जनसंख्या नीति की, हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश का है। तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री बात रखेंगे और जो उनकी नीति है 2021 से 2030 की, यानी अगले 10 साल तक क्या करने वाली है सरकार जनसंख्या को लेकर, कैसे उसको आगे बढ़ाएगा, कानून में क्या क्या बातें रखता हो सकता है, इस पर भी कुछ मुख्यमंत्री बोले कि जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बोलेंगे तो स्थिति जो है वो पूरी स्पष्ट हो जाएगी। प्रशांत। बिल्कुल, और इसीलिए भी ये माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि इससे सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, भारत को जोड़ लें तो सिर्फ 5। लेकिन खास बात यह भी है कि अगर भूभाग सिर्फ 7% है देश का उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनसंख्या 16% का हिस्सा लेती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अहम भी है, और यही बात आज सरकार की ओर से रखी जाएगी। योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में खुद मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन जो खास बात है अजीत, वो ये कि क्या सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नीति दी जाएगी, या फिर इसमें वो भी खाका होगा कि कैसे जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कैसे ऊपर उठाया जा सकता है इस नीति के तहत। क्या इन बातों का भी समावेश इस नीति के तहत होगा जो आज जनता के सामने रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य के बगैर कोई नीति बन नहीं सकती, क्योंकि देश की तरक्की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो शिक्षा स्वास्थ्य को उसमें रखा जाता है, इस नीति में भी है। इसीलिए देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह वहां मौजूद हैं और सबसे पहले वो संबोधन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आज के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण और कैसे कैसे होगा। इसमें इन सभी चीजों को रखा गया कि कैसे अगर जनसंख्या नीति आएगी तो हम स्वास्थ्य में अच्छे होंगे, शिक्षा में अच्छे होंगे, हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारे पास संसाधन ज्यादा होंगे तो हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमको बढ़ जाएंगी, जो बच्चे कम होंगे तो आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, और आर्थिक आधार से इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप चाहे उसकी वित्तीय बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, सब कुछ को इसमें समावेश किया गया है। अब देखना यह है प्रशांत कि मुख्यमंत्री किस बिंदु को लेकर सबसे ज्यादा मुखर होते हैं, क्योंकि जिस तरह सियासी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, इसका स्टेट लॉ कमीशन मसौदा तैयार कर रहा है, सरकार आज अपनी नीति का विमोचन करने जा रही है 2021 से 2030 का। तो यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं और किस पॉइंट को सबसे ज्यादा हिट करते हैं, क्योंकि सीएम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जनसंख्या विस्फोट पर कंट्रोल करना जरूरी होगा, और सबसे पहले अब वो इस नीति को लेकर मुखर हो रहे हैं और बखवारे की शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हमको इंतजार करना होगा कि क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो किसी भी बात को लेकर जब शुरुआत करते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं। आप किसी भी कानून को देखिए, पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टी अध्यादेश था, माफियाओं की संपत्ति जब कुर्क करनी थी तो उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों के पोस्टर नहीं हटाए जो सीए और एनआरसी में हिंसा किया था। लब जिहाद पर देश के विरोध के बाद भी उन्होंने कानून ले दिया। तो अब जनसंख्या नीति को लेकर भी वो अपनी बात पर कायम है और ये कह रहे हैं कि इसको लेकर हमें शुरुआत करनी होगी, और आज वो अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में अपनी बात भी सामने रखेंगे। तो एक ओर जहां योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल भी शुरू कर दी है, जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की पहल पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी रिएक्शन सामने आया। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजीत, सलमान खुर्शीद भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो तो एक अलग राय रख रहे हैं, क्या मकसद है उनका इस तरह की राय? देखिए, विपक्ष जो भी है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी हो या बसपा, सभी लोग अपनी अपनी सियासत करते हैं और हर विषय पर सियासत की जाती है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण ये पूरी दुनिया का जो है विषय है, पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, इसके साथ ही देश के हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा विषय है। तो अब इसको लेकर सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं, ओवैसी की पार्टी जो कह रही है, जो समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस की तो ये भी कह रही है कि पहले सदन में चर्चा करा लीजिए। तो इन सब के जो बयान है वो सियासी बयान है। कहीं ना कहीं जब कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद जिस दिन से कानून लागू होगा उसके बाद
बाद से जो उल्लंघन करेगा उसको जो कानून का प्रावधान, उसकी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी या उसको सुविधाएं नहीं दी जाएगी। पहले तो अभी जो है उसको एज इट इज रखा गया। खुद आदित्य मित्तल जो जस्टिस हैं स्टेट लॉ कमीशन के, जिन्होंने मसौदा जो तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने राय मांगी 19 जुलाई तक, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने 1 बच्चे से लेकर 5 बच्चे, 6 बच्चे, किसी का हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून जब लागू हो जाएगा उसके 1 साल के बाद, यानी अगर आज की तिथि में लागू होता है तो 11 जुलाई के बाद, अगली साल 11 जुलाई 2022 में के बाद अगर आपकी तीसरी संतान पैदा होती है तो आपको कानूनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो सुविधाएं आपके पास है, वो चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, सरकारी घर की बात हो, लोन की बात हो, जो आपने सरकार से सुविधाएं ली हैं, वो उस सुविधा से आपको वंचित कर दिया जाएगा, या तो मिलेगा नहीं, और अगर आपके पास है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव और ये मुद्दा अच्छा है, इसको धर्म से जोड़ना है, जाति से जोड़ना है, तो वो अपना काम कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के ड्राफ्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का क्या कहना है, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए थे लिए, अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे, ये भी तो सोचो। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत 1 बच्चा होने पर मिलने वाले फायदों पर विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने भी क्या कहा, यह भी सुनिए। 1 बच्चे वाला जो इंसेंटिव देने वाली बात है, उस पर सरकार दोबारा सोचे। ये भी होगा कि 1 बच्चे वाली बात को प्रोत्साहन मिलता जाएगा। आज भी बहुत सारे हिंदू इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, घरों में 1 ही बच्चा होता है, दूसरे लोग नहीं कर रहे, उनके घर में काफ़ी बच्चे होते हैं, और इसके कारण से जनसंख्या में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात में एक असंतुलन खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का भी बयान सामने आया है। क्या का नियंत्रण है, ये विषय पूरा राष्ट्रीय विषय है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा ये कि योगी जी पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, उनको अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया। जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। उन्होंने इस कानून पर क्या कहा, यह भी सुनिए। संख्या नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ जस्टिस मित्तल हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। सर, किस तरह से ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए? देखिए, ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है, उस व्यक्ति को अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। हमारा कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं होगा और किसी भी धार्मिक निर्देशों के विपरीत नहीं होगा। 2 बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, उसी को लेकर काफ़ी लोग जो है सियासत कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 2 बच्चे नहीं सीमित कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 4 करिए, 6 करिए, कोई रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का भी ये बयान जरा गौर से सुनिए। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से अधिक अगर कोई पैदा करता है तो हम उस पर रोकेंगे नहीं, लेकिन उसे कोई कानूनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत है
और चूंकि हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, हमारी नीति और नीयत साफ है। आदरणीय योगी जी हमेशा से जनहित के कार्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जनता के हितों के लिए अगर कोई हमें कानून भी लाना पड़ता है तो हम लेके आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण हमारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बहुत सख्त जरूरत है और जनता की मांग भी है। तो इसलिए हमने ये मसौदा, हमारे विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, ये जनता के बीच में लेकर हम गए हैं कि ताकि जनता इस पर अपनी राय दे। और जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता की राय हमने इसलिए मांगी है और हमें विश्वास है कि वो हमारे इस मसौदे पर मुहर लगाएगी। और इसलिए मुहर लगाएगी क्योंकि हम जनकल्याणी योजनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो आने वाले समय में प्रदेश की मुख्य धारा और देश की मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर की बात कर रहे हैं, मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं, कोविड नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया है, ये उसी का परिणाम है। अगर इन्होंने इस के बारे में कभी चिंता कर ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल पर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का भी बयान सामने आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक नई जनसंख्या नियंत्रण नीति को जो है लागू किया जाना है और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विपक्ष को भी जो है रास नहीं आ रही है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की नीति बनती है तो कम से कम डिस्कशन या होना चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जनसंख्या के नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने उद्बोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि संसाधन और जनसंख्या का समानुपात होना चाहिए। यदि वो अनुपात बिगड़ता है तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज जिस तरह से जनसंख्या का असंतुलन पैदा ले रहा है, संसाधन और विकास की तुलना में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर एक कठोर कानून की जरूरत है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारत का विपक्ष रचनात्मकता खो चुका है। और अब बात कोरोना के तीसरी लहर के खतरे से जुड़ी खबर की, लेकिन इस बीच भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। देश अब भी कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। हर दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लापरवाहियों में जरा भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड के शहरों में तो छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मसूरी के भी कैंपटी फॉल में का जो वीडियो सामने आया है वो प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि लगातार उमड़ रही भीड़ और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के 3 शहरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मसूरी की है, जहां प्रशासन ने शहर में आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। शहर की सीमा में घुसने से पहले ही चेकिंग शुरू कर दी गई है और इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। लोग कई जगह घंटों जैम में फंसे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है लैंसडाउन की, और यहां भी प्रशासन ने बाहर से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया है। तीसरी तस्वीर नैनीताल की है। प्रशासन ने यहां भी बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले पर्यटकों को नैनीताल की सीमा में जाने से पहले ही रोक दिया है। उत्तराखंड के मसूरी से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से शहर के हालात और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों से पूरा शहर पट चुका है। इतना ही नहीं, देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा दिखाई देता है। लोग कई घंटों तक इस जाम में फंसे हुए हैं। कुछ रोज पहले ही मसूरी के कैंपटी फॉल में तो लोगों के नहाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ और इसके बाद प्रशासन ने शहर से आने वालों के लिए कोरोना रिपोर्ट अब निगेटिव दिखानी जरूरी कर दी है। मतलब ये कि बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के शहर में लोगों को एंट्री ही नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन और होटल की बुकिंग दिखाए पर्यटकों को पुलिस वापस भी लौटा रही है। चार घंटे से जाम में लगे हैं। ना पूरे देहरादून में सीएनजी है, कहीं पे सारी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है इन लोगों ने।
पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। हम तो घूमने के लिए आए थे, विजिट करने आए थे, चलो देखो जी छुट्टी है, चलो हाँ मंसूरी में घूम के आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा हमने माहौल के, बहुत ख़राब माहौल कर रखा है। कोविड की चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है इनका, या तो ऑनलाइन होता तो आगे बंदा लाइनिंग बनाए या कुछ करे, कुछ लाइनिंग नहीं है, जो जिसका दिल कर रहा है गाड़ी लगाया जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है। देहरादून मसूरी रोड पर कई घंटों से लंबा जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस तक फंस गई। दोनों तस्वीरें भी देखकर ये लग रहा था कि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और इससे किसी भी तरह की कोई सीख नहीं ले रहे हैं। भीड़ की वजह से लंबा जाम लगा और इस जाम में वो एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसमें मौजूद मरीज को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। लेकिन जो लोग मौज मस्ती के लिए निकले हैं ऐसे पर्यटक स्थलों में, उनकी भारी भीड़ की वजह से लंबा जाम लगा और जो मरीज अस्पताल जिसे सबसे पहले पहुंचाना चाहिए था वो जाम में फंस गया। पाबंदियों में ढील मिलने के बाद खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग ना तो यहां मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता इन्हें है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली जैसे तमाम पर्यटक हिल स्टेशनों पर लोगों ने जैसे ठान ली है कि मास्क इन्हें पहनना ही नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि कोरोना उनका यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों शहरों में छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम लोगों ने तोड़ दिया, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और इतनी ज्यादा भीड़ एक बार फिर कोरोना को निमंत्रण दे रही। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो घूमने फिरने वालों का जमावड़ा लग गया है। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में तो यहां पर पैर रखने तक को जगह दिखाई नहीं दी। हजारों की संख्या में लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच गए। शहर के सारे होटल बुक थे। देर शाम तक भी बाजारों में सैलानियों की भारी भीड़ दिखाई दी। घूमने फिरने के चक्कर में लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाते दिखाई दिए। ना मास्क लगाने की फिक्र और ना ही 2 गज की दूरी की चिंता। कोरोना से बेखौफ होकर के लोग बच्चों के साथ मौज मस्ती करने में जुटे रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की बार बार अपील की गई। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। हम रूटीन में लोगों को अवेयर कर रहे थे, चलान भी कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे, परंतु जैसे आज अब वीकेंड है, सैटरडे और संडे हैं, तो इस टाइम काफ़ी बल्क में लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं शिमला को। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल ड्राइव चलाई है कि लोगों को अवेयर करें कि मास्क का इंपॉर्टेंस क्या है, जो सरकार ने कोविड की रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं उनको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। धर्मशाला में भी मौज मस्ती करने वालों का जमावड़ा लग गया। कोरोना खतरे के बीच घूमने फिरने वालों का यहां तांता लगा दिखाई दिया। वीकेंड पर तो यहां पर पैर रखने तक को जगह दिखाई नहीं दी। सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। मौज मस्ती के चक्कर में यहां लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते भी दिखाई दिए। ज़्यादातर लोग यहां बगैर मास्क के दिखाई दिए। घूमने फिरने में ये लोग मशगूल, लेकिन नियमों का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का तो इन लोगों ने जैसे जरा भी ख्याल नहीं रखा। शहर में आई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है और शहर की सड़कों पर लंबा जाम लगा दिखाई देता है। इसके अलावा लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील बार बार की जा रही है। जो लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और एक बार फिर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाले हैं और इसके लिए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम चल रहा है। योगी सरकार 2030 तक के लिए तैयार की गई अपनी नई जनसंख्या नीति के जरिए आबादी की रफ्तार पर नियंत्रण करने के उपायों का ऐलान करेगी और इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए ताकि जन जागरूकता बढ़े और सरकार अब एक नई नीति के साथ आई है। हालांकि 19 तारीख तक लोगों से इस पर राय भी ली गई है कि जो लोग इस नीति पर अपने सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सरकार की वेबसाइट पर
यूपी सरकार की इस नई जनसंख्या नीति को अपलोड किया गया है और लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। 19 तारीख तक लोग अपने सुझाव भी इसमें दे सकते हैं। लेकिन एक जागरूकता के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पखवाड़े की भी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज अपनी नई जनसंख्या नीति जो कि 2030 तक के लिए होगी, इसका एक पूरा रोड मैप भी जनता के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखने वाले हैं। किस तरह से ये जनहित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, ये भी इसके जरिए बताया जाएगा। और मौका चुना गया आज का, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस का। ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश, अगर दुनिया से इसकी तुलना करें तो भारत समेत 5 देश ही ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। भारत को हटा दें तो सिर्फ 4 देश। और ऐसे में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अब इसको अहमियत दी कि नई जनसंख्या नीति लाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए साल 2000 में नई जनसंख्या नीति आई थी। 2016 तक के टारगेट को रखते हुए इसकी नीति को तैयार किया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति लाने का फैसला किया है और 2030 तक की नीतियों का पूरा एक खाका इसके लिए तैयार किया गया है। ये नीति कैसे जनहित में हो सकती है, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी इस नीति के जरिए हो सकती है, ये बात भी रखने की कोशिश होगी। और इसी की तरह जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जागरूकता के लिए इस पखवाड़े की भी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जो मंच पर मौजूद हैं। ये कार्यक्रम आज खास तौर पर जनसंख्या दिवस के दिन जब रखा गया है, आज 11 जुलाई को जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक के लिए ये नीति तैयार की गई है। कुछ ऐसे प्रावधान जो नियमों का पालन करने वालों को इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे, यानी कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये बात भी इस लॉ कमीशन के चेयरमैन की ओर से कही गई है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि कोई बाध्यता लोगों के ऊपर नहीं डाली जाएगी। लेकिन जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे उन्हें किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं, फायदे हो सकते हैं, भविष्य में सरकार उनके हित के लिए किस तरह की योजनाएं बना रही है, इन नीतियों में उसे शामिल किया गया है। आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं, साथ ही उनके मंत्रिमंडल के कुछ और अहम साथी भी, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री भी, क्योंकि बताया यह भी गया उनकी ओर से कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए यह बहुत जरूरी होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। जनसंख्या को ही कई समस्याओं की जड़ माना जा रहा है और इसीलिए उसमें मददगार होगा अगर जनसंख्या नियंत्रित हो। ऐसे में जबकि भारत का 7% भूभाग उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से इससे कई गुना ज्यादा। अजीत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, आज जो नई जनसंख्या नीति जनता के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, सबसे खास बात उसकी क्या होगी? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री इस समय कार्यक्रम में मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर आज विश्व जनसंख्या दिवस पर वो पखवाड़ा का शुरुआत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है और जनसंख्या के साथ साथ जो संसाधन है उसको बैलेंस बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यक्रम किया गया और स्वास्थ्य मंत्री ने संबोधन किया। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी बोलेंगे कि क्या उनकी नीतियां हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट लॉ कमीशन जनसंख्या नीति को लेकर मसौदा तैयार कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी ये जो कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक गांव से लेकर शहर तक जो अभियान चलाया जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण जरूरी क्यों है देश और प्रदेश के विकास के लिए। तो इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अभी खुद अपनी तरफ से पूरी रूपरेखा सामने रखेंगे। उसी को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री आवास में। और आज विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री की तरफ से 2021 से लेकर 2030 तक के जनसंख्या नीति का जो बुकलेट है उसका विमोचन किया जाएगा। इससे पहले आखिरी बार उत्तर प्रदेश में साल 2000 में जनसंख्या नीति बनी थी। 2016 तक के टारगेट रखे गए थे, उसके आधार पर यह नीति तय की गई थी। लेकिन अब 2030 तक का टारगेट जिसे इस नीति में शामिल किया गया है, किस तरह से पहले नीति से यह भिन्न अलग हो सकता है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अग्रेसिव है और वो पहले भी कहते रहे जनसंख्या नियंत्रण को उनको कंट्रोल करना है और उसी को लेकर आज भी ये बैठक है, क्योंकि बड़ा खाका तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की अब फाइनली उनको जनसंख्या नीति पर कानून लाना है, उसके लिए राय मांगी गई है।
उससे पहले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में जो है ये अभियान चलाया जाएगा। वहां भी लोगों से बातचीत की जाएगी, अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे, एक जागरूकता कार्यक्रम टाइप का एक सप्ताह का जो पखवाड़ा कार्यक्रम में चलेगा और उसकी राय कहीं ना कहीं स्टेट लॉ कमीशन को भेजी जाएगी। जबकि स्टेट लॉ कमीशन ने ऑलरेडी 19 जुलाई तक अपना वेबसाइट और ईमेल और चिट्ठी के माध्यम से आप भेज सकते हैं, तो उन सब को लेकर एक बड़ी नीति तैयार की जा रही है 2021 से 2030 तक की, क्योंकि अब सरकार इस मूड में है कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीति लानी ही लानी है, कानून लाना ही लाना है। तो अब इस नीति की जो बुकलेट है, जो विमोचन है, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। वो जैसे ही मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे उसमें बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी कि कैसे इस नीति को आगे बढ़ाना है, कैसे इसे लागू करना है और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी क्यों है। प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लेकर आ रहे हैं साल 2030 तक के लिए। ये पूरा रोड मैप होगा आगे के 9 सालों के लिए कि किस तरह से ये जनहित में है। लेकिन अजीत, बड़ी बात ये भी है कि क्या सिर्फ ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति, या फिर इसमें ये रूपरेखा बताने की कोशिश होगी खाका कि कैसे ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरी दे सकता है? उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, डेवलपमेंट, इन सबको रखा जाता है, आर्थिक आधार को रखा जाता है और इस बार भी सरकार ने रखा है, क्योंकि जब आर्थिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और संसाधन के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, ये तीनों बैलेंस जब बना रहेगा, अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो इलाज में समस्या आती है, आपने देखा बेड्स नहीं मिलते, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक आधार और संसाधन, चारों चीजों को इसमें मेंशन किया है, जिससे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को छुए, जीडीपी दर को बढ़ा पाए और जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करे, जिससे बच्चे जो है उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बेहतर इलाज मिले और आगे वो तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपना नया जनसंख्या प्लान लेकर आ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी हैं, तो ब्लॉक अध्यक्षों के जो चुनाव हुए हैं, कल परिणाम आए हैं, बीजेपी को एक बड़ी जीत इसमें मिली है। अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लेकिन पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, जहां नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया गया, बुकलेट लॉन्च किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज का दिन, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और इस खास तारीख पर उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो मसौदा और उसकी रूपरेखा एक बुकलेट के तौर पर जनता के लिए, और जनता के लिए इसे वेबसाइट पर भी डाला गया है, क्योंकि वो इस पर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि अभी कानून नहीं बना है, उसका मसौदा तैयार हुआ है। लेकिन लोग अगर इसमें कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपलोड किया है। किस तरह का मसौदा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2030 तक के लिए क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति, वो बता रहे हैं। तो उधर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बैंक जीत जाए, और यही नहीं बात खत्म होती है। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है, और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक, और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान हुई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी,
मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सहित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है, और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में
देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। आईएमआर 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 35 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर हैं ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है। यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग
एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी। लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 RT-PCR की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी। और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई है। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी। और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की जिससे जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा PSL लेवल 2 की जो हमारी RT-PCR लैब्स हैं ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है, और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी
योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल भी है और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक CSC PSC लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4600 से अधिक CSC PSC हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक CSC PSC को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी माननीय व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है और जब वो व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए, हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है। ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे और मेरा ये मानना है CSR से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर CSC PSC तक हमें हेल्थ ATM को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये, स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जितने हमारे अभी तक CSC PSC हैं, इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ ATM हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ ATM बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर नौ दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए RT-PCR के लैब्स के उद्घाटन के लिए, CSC PSC ऐप के लिए और इस पूरे अभियान की प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणादायक उद्बोधन और रोजपूर्ण वाणी और आशीर्वचनों के लिए। सदैव की तरह ही आप एक अभिभावक के बाद भारतीय हमें अपनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि बढ़ती आबादी विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अब तक पिछले 4 दशकों से कई बार इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जन जागृति। समाज के हर तबके में जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है अगर जनसंख्या पर नियंत्रण पाना है।